guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आंसर की डिस्कशन के लेसन में। हमारे यूपीएससी प्रीलिम जो कल हुआ है तो उसका पार्ट 1 है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सारे आंसर्स को, जानते हैं किसका अच्छा हुआ है कैसा हुआ है, सब आप मैच कर सकते हो। और जिनका अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनका थोड़ा सा पेपर गड़बड़ा गया है उनके लिए बस एक छोटी सी बात यह है कि भाई आप में और जो जिनका इस साल होगा उनमें सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों का फर्क होगा आपकी ज्वाइनिंग में। तो इतना परेशान नहीं होने की जरूरत है। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेहनत करिए और अच्छे से नेक्स्ट वाला दीजिए। बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाइएगा, अरे नहीं हुआ या हुआ कैसे हुआ, कोई बात नहीं। यूपीएससी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि सब लोग शॉक्ड में जाते हैं, तभी तो वो यूपीएससी है ना। तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से पढ़िए, देखिए कमी कहाँ रह गई। और मेरी उम्मीद है कि आप पक्का इस बार तो 8 महीने में एकदम जोर मेहनत लगा के नेक्स्ट ईयर निकालोगे पेपर। बाकी आइए एक बार डिस्कस जरूर कर लेते हैं कि कैसा क्या रहा। तो देखिए ये सेट ए है ना, ये सेट ए है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा कि आपके सेट में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो भाई देखिए ये वाला बात तो ऐसे ही गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ्स वाली स्कीम है। दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से एलिमिनेशन लगा के हम लोग यहाँ पे आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इस बार यूपीएससी का पेपर बहुत ज्यादा एलिमिनेशन पे बेस्ड था, बहुत अच्छे से एलिमिनेशन लग भी रहा था। तो अगर हम पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दें तो पहले के साथ ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हम पर सिर्फ और सिर्फ 50-50 लाइफ लाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 बचेंगे। तो आइए इन दोनों को डिस्कस करें। तो मतलब पहला क्या है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। तो सही लग रहा है ना भाई, ऐसा तो है नहीं सरकार अपना हम लोग का डेटा सब उठा के किसी प्राइवेट को दे देगी, ऐसा तो कर नहीं सकती ना भाई। तो ये बात तो सही लगती है। तीसरी बात कहता है आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगाइए और देखते होंगे आप, पेटीएम है या आपकी कोई भी मोबाइल की ऐप, कोई भी बैंकिंग ऐप अगर आपको बार बार कुछ स्कीम्स प्रोवाइड करती है कि आइए हमारे यहाँ का 17,000 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम आपको दे देंगे, इसमें आपको डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है, नाम बता दीजिए बस, मोबाइल नंबर बता दीजिए बस। तो इससे क्या है कि भाई जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता इंश्योरेंस प्रोडक्ट को पाने के लिए। ठीक है, तो तीसरा वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या 2 और 4 है। चौथा क्या कहता है, आधार मैंडेटरी है बेनिफिट्स पाने के लिए जो कि सीएफआई से निकलते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलने वाले बेनिफिट्स हैं। तो ऑप्शन 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Now jump to the next question which says that राज्यसभा has equal powers with the लोकसभा। राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है जैसे कि लोकसभा के पास होती है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया था बच्चों, क्योंकि देखिए हमने यहाँ डिस्कस करा था ना कि राज्यसभा किस किस केस में लोकसभा के जैसा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर आपको नहीं भी पता है कि राज्यसभा के अंदर सिर्फ इसका काम होता है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आएगा ना, इससे आप पक्का आंसर मार्क कर सकते थे, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने क्या पढ़ा है कि भाई राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन का बिल जाता है और अपनी अपनी मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, तभी वो जो है दोनों हाउस के द्वारा पास किया माना जाता है। यहाँ पे कोई भी प्रोविजन ज्वाइंट सिटिंग की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में। तो इससे आप समझ जाएंगे कि भाई राज्यसभा की इक्वल पावर होती है जैसे कि लोकसभा की होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पे ऐसा होता है। उसके बाद देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी आजकल न्यूज में था एमपीएलएडी। एमपीएलएडी का मतलब होता है बच्चों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। तो इसके रेफरेंस में बात पूछी है, इनके फंड्स के रेफरेंस में बात पूछी है कि क्या स्टेटमेंट कौन सा सही है। पहला बोलता है कि एमपीएलएडी जो फंड होते हैं ये यूज करे जाते हैं कि हम ड्यूरेबल एसेट्स बनाएं, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हेल्थ के लिए या एजुकेशन वगैरह के लिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एक स्पेसिफाइड पोर्शन हर एक एमपी के फंड का ये SC/ST पॉपुलेशन को जरूर बेनिफिट करना चाहिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ भाई एरिया का अगर एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो भाई एक थोड़ा सा पोर्शन SC/ST के लिए तो जरूर होगा, है ना। तो हम इसको उठा लें अगर 2 को, तो 2 को उठाने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं, है ना। एक ही एलिमिनेट कर दिया हमने, अब हम बस 3 ऑप्शन रह गए।
तो देखो तीसरा कहता है कि एमपीएलडी फंड आर सैंक्शन ऑन द ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तब कहते हैं कि कैन नॉट कैसे होगा? ये तो कहीं नहीं होगा कि हम पूरा पूरा पैसा किसी एमपी को दे दें, उसके बाद कहें कि नहीं ये पैसा इसी साल खर्चा करो, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो जब सरकार को नहीं होता है तो एमपी को कैसे हो जाएगा? तो आप तीसरा वाला एलिमिनेट कर दो। तो जब तीसरा वाला आप हटा दोगे तो तीसरे के साथ आपके दो ऑप्शन हट जाएंगे, एक ये हट गया, एक ये हट गया। आपके पास बचा पहला वाला और ये आखिरी वाला। ठीक है, तो पहला दूसरा तो ऐसे भी सही है। चौथा पढ़ लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन ईच ईयर। ठीक है, तो हाँ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो 10%, ये अगर आपको पता है तो आप ये मार्क कर सकते हो। हाँ 10% जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सारे काम का जो है वो देखती है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now jump to the next question which says which of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability। अब देखो अनटचेबिलिटी वाला आंसर बड़ा ही आसान था। क्यों आसान था? देखिए जब अनटचेबिलिटी की बात होती है तो अनटचेबिलिटी हुई, छुआछूत हुई। ठीक है, कि तुम मुझे मत छुओ, तुम निजी जात के हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो इसका मतलब क्या है कि तो आप इक्वल नहीं मान रहे हो उसको, आप उस बंदे को इक्वल नहीं मान रहे हो। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर तो आएगा ना बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे इंडिया में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये किसके द्वारा एंजॉय किया जाता है? तो ये प्रियम्बल में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं था, है ना। वहां पे तो लिखा हुआ है कि भाई फ्रीडम, उसके क्या कहते हैं आपका जस्टिस, है ना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। सेपरेशन वाला कहाँ है? ये 7th शेड्यूल में तो जो है वो लिस्ट है, ये ऐसे ही हो जाएगा, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो भाई यहाँ का तो अलग चीज हो गई, कन्वेंशनल प्रैक्टिस का कुछ है नहीं। तो ये मेनली हमने किसमें पढ़ा है कि डीपीएसपी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है ये चीज देखने को आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। तो क्वेश्चन में लिखा है अलॉन्ग विद द बजट फाइनेंस मिनिस्टर क्या क्या डॉक्यूमेंट जो रखती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, बजट के साथ साथ प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के सामने। उसमें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी आता है। तो ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे जाते हैं तो ये किसके अंदर जरूरी बनाए गए हैं? लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अंदर, आर्टिकल 112 या आर्टिकल 110 पार्ट 1 के अंदर। तो अगर आप देखो सेकंड वाला देखो ना, तो ये फाइनेंशियल बिल वाला हिसाब किताब आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। अब यहाँ पे हमने ये कुछ ऐसा सुना नहीं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन वगैरह जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आपने गौर से पढ़ा है तो। अब बात आती है भाई कि आर्टिकल नंबर 113 के अंदर करती है या फिर जो है फिर आपका करती है आपका जो है प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंदर। देखिए आर्टिकल जो 113 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। ठीक है, एस्टिमेट को लेके यहाँ पे बात है, तो ये यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये बहुत ही इजी आंसर है यहाँ पे, प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसी लाइन में सबसे ऊपर ही आप लक्ष्मीकांत में देखोगे जहाँ पे सारी की चीजें दी गई हैं, ऊपर ही यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर जो प्रोविजंस हैं आपकी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंदर ये दी गई हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कौन होती है? डेफिनेशन से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर की लॉ के द्वारा लाई गई, उसके पॉपुलर गवर्नमेंट या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है लिमिटेड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अदर देन द फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो भाई फंडामेंटल राइट के सिवा और कौन सी जो है जिसमें आपको झलक दिखेगी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 की? प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो आपको तो हर चीज में दिखेगी भाई, क्यों नहीं दिखेगी? प्रियम्बल में भी आप देखते हो कि भाई आपको फंडामेंटल राइट्स कुछ भाई फ्रीडम वगैरह प्रोवाइड करा गया है। डीपीएसपी में भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, आपकी ड्यूटीज में भी है कि आपकी ड्यूटी भी बहुत चीज में है। तो भाई 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन व्हिच सेज इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। फ्री लीगल सर्विस किस तरह के सिटीजन को मिलती है? एक ऐसा इंसान जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम हो, या ऐसे इंसान जो ट्रांसजेंडर हो विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, या तीसरा मेंबर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, ओबीसी के मेंबर जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से यहाँ पे कम हो, या चौथा कि सारे सीनियर सिटीजन्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज बताते हैं,
कि ऐसा इंसान, ये तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही पकड़ लो भाई, फ्री लीगल एड किसको आप दे दोगे? उसी को दोगे जिसकी 1 लाख रुपए की सालाना से इनकम कम होगी। तो पहला अगर आप पकड़ लोगे तो आपके पास सबसे पहला, अगर आपको पहला पता है कि सही है, तो आपके पास ए और डी सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे, 2 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आप सेकंड पढ़ो, ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। अब मान लीजिए आपको इसमें डाउट है और एक डाउट है आपका ऑल सीनियर सिटीजन्स में, है ना। तो अगर आप इसमें चेक करने बैठोगे तो देखिए जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं कि उनको दी जाए फ्री लीगल एड, है ना। और तो यहाँ पे क्लोजेस्ट गेस आप कर सकते हो, पता है तो कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्मा आटा डिक्लेरेशन, है ना, यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है, ये किससे, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल से है, या दूसरा आपका हेग कन्वेंशन, या आपका बायोलॉजिकल एंड केमिकल से है, फिर टैलानोवा डायलॉग आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से है, या अंडर 2 कोलिजन आपका चाइल्ड राइट से है। तो आपको करेक्ट मैच करना है यहाँ पे। तो देखिए अगर आप एल्मा आटा डिक्लेरेशन देख लो तो ये तो बड़ा ही इधर चल रहा है क्योंकि भैया कोविड के चलते इसका नाम बढ़ा रहा है। तो अगर आपको ये पता है कि ये हेल्थ केयर ऑफ द पीपल से है तो आप 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ये होगा सेकंड वाला और डी वाला, ठीक है, बी और डी बचा सी और ए। अब सी और ए में सेकंड वाला देखो, हेग कन्वेंशन, ठीक है। हेग कन्वेंशन, आपको नहीं लगता कि हम हेग नीदरलैंड की बात करते हैं तो हम अपने बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की तो बात तब करते नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आप हेग बहुत, अगर आप दिमाग लगा लोगे थोड़ा बहुत भी, तो आप हेग को एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे, ये सही है, टैलोना डायलॉग, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो भाई वैसे भी जो हेग कन्वेंशन है वो आपका चाइल्ड एब्डक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एल्मा आटा और हमने टैलाओना देख लिया डायलॉग, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वाला। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 एंड 3, तो 1 के साथ आप 3 समझोगे, यही कर दोगे क्लोजेस्ट। तो अगर आप ऐसे एलिमिनेट करते चलोगे, मैं आपको एक वीडियो बना के समझाऊंगी आप एलिमिनेशन कितना बढ़िया लगा सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं होता हर बार हर इंसान को आंसर आए, है ना। आंसर मुझे भी सारे नहीं आते थे, बट हाँ यहाँ पे एलिमिनेशन लगा लगा के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मैक्सिमम टॉपर भी होता है ना बच्चों, तो ये बात तो होती है कि 55 क्वेश्चन उसको शॉर्ट आते हैं, उसके बाद की जो वो 20 करता है ना या 30 करता है ना, वो एलिमिनेशन से ही करता है। क्लोजेस्ट गेस कि भाई 4 ऑप्शन है, मुझे 3 पता है कि नहीं हो सकते हैं, मुझे आंसर सही नहीं पता है लेकिन 3 मुझे पता है कि नहीं हो सकते हैं, तो एक हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये ट्रिक्स आना बहुत जरूरी है, मैं इसे वीडियो बनाऊंगी, मैं पूरी तरह से काम करूंगी चैनल पे। अभी तो थोड़ा प्रीलिम्स था तो दिमाग लगा हुआ था इसमें। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भाई अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है भाई, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर वो रिप्रेजेंट होती हैं इन दी गवर्नमेंट, या फिर सरकार होती है रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट उसको रिमूव भी कर सकता है। तीसरी बात, सरकार जो है इलेक्ट करी जाती है लोगों के द्वारा, कैन बी रिमूव बाय देम। तो भाई देखो अगर हम ये सारी बातें थर्ड वाला उठा लें, है ना, इन केस, ठीक है, इन केस उठा भी लेते हैं यहाँ पे हम थर्ड वाला, तो देखो ये तो फिर डेमोक्रेसी के अंदर बात मामला आ रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो रही, पार्लियामेंट का रोल अगर है यहाँ पे। तो अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म। तो ये तो ऐसे ही हटा दो क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमारे यहाँ है तो क्या हम लोग फिक्स टर्म से पहले हटा नहीं सकते उनको, ऐसा तो है नहीं। तो डी वाला ऑप्शन ऐसे ही हटा दीजिए। दूसरी बात, ऐसे फर्स्ट वाला कैसे आप हटा दोगे कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, हम क्या देख रहे हैं आजकल बीजेपी सबसे सर्वा है, जरूरी थोड़ी है सारी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट हो, तो ये भी हट जाएगा, है ना। अब आप कंफ्यूज इन दोनों में अगर हो रहे हो तो यहाँ देखिए पार्लियामेंट का रोल ज्यादा नजर आ रहा है ना, और यहाँ पे आम लोगों का रोल ज्यादा नजर आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं ना है कि लोग ही इसको हटा दे, लोग ही इनको, पार्लियामेंट का रोल होगा तो होगा ना, पार्लियामेंट में चीजें पास हो रही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Now come to the next question. Which part of Constitution of India declares the ideal of welfare state? Welfare state किसमें है? ये तो बड़ा इजी है, फंडामेंटल राइट्स में स्टेट का कोई मतलब नहीं है। प्रियम्बल में भी हम ही लोग के बारे में बताया गया चीजें, 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, तो क्या होगा डीपीएसपी। स्टेट को तो यही बोलते हैं ना, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही में स्टेट को बोलते हैं कि भैया आप अच्छी अच्छी चीजें लोगों के लिए लेकर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। और दूसरा बोलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो यहाँ पे आप कैसे आंसर पता लगाओगे, तो काफी इजी क्वेश्चन है। स्टिल देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर पूछा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अपन ने पढ़े थे, लेकिन स्टिल यहाँ देखिए फेडरलिज्म ऑब्वियस सी बात है, आप देखते हो बेसिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा, एक सेंटर है बाकी सारी स्टेट्स हैं।
अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा भारत? तो ये तो मतलब हाँ, सेक्युलरिज्म तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, आजकल तो इतना ही चल रहा है, सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है ना? नहीं, खराब नहीं होना चाहिए ये वो। अब डेमोक्रेसी की बात करें तो हाँ भाई, डेमोक्रेसी भी बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी तो है ही ना, आजकल कितनी सुन रहे हैं हम लोग। अब बची बात फंडामेंटल राइट्स की। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि यहाँ पे टेक अवे कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में, ला सकते हैं ना। तो इससे क्या लगता है कि सारे पॉइंट्स ये नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर के, तो पहला वाला तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया, तो इसके साथ ये दोनों, ये वाला और ये वाला एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा ये वाला और ये वाला। देखिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जुडिशियल रिव्यू है सेफगार्ड करने के लिए सिटीजन की लिबर्टीज, देखिए बहुत ही दिमाग से खेला गया है, सिटीजन की लिबर्टीज नहीं, सिटीजन की लिबर्टीज नहीं, सिटीजन के राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और प्रिजर्व करने के लिए आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, यही फंडामेंटल राइट्स को भी यहाँ प्रिजर्व करता है जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसा कोई लॉ नहीं आ जाए जिससे जो है फंडामेंटल राइट्स चले जाएं, जनता को कोई हार्म हो जाए, है ना, इसलिए यहाँ प्रिजर्व करता है जुडिशियल रिव्यू। तो इसका मतलब दूसरा वाला भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, कॉमन एग्रीमेंट की बात करें जो गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, देखिए जो कॉमन एग्रीमेंट क्या है, ये गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में एक चीज कॉमन आपको क्या देखने को मिलेगी, है ना, हुआ नहीं था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा कि हुआ था, नहीं, क्या चीज कॉमन है? फाइनल गोल ऑफ द स्टेटलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो है फाइनल गोल ऑफ द स्टेटलेस सोसाइटी। आपने याद है, आपने गांधी जी ने कहा ही था यहाँ पे कि, तो जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रही थी तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी बीच में आपको कि गांधी जी कहते थे कि भाई राम राज हो जाए, कोई स्टेट ना हो, कुछ ऐसा ना हो, सब अपने आप जिए, है ना, कोई किसी को परेशान ना करे, सब अपना से अच्छे से जिए। तो इसका मतलब क्या था कि स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो। और यही भाई कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे, यही तो है कि भाई क्लास जो वाला हिसाब किताब था कि क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए, वो बड़ा परेशान थे इन चीज से, क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए। अब ये क्लास स्ट्रगल से आप कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन जो अगर हम कॉमन चीज बोले तो क्लास फाइनल गोल ऑफ द स्टेट लेस सोसाइटी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बैठ रहा था। अब देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, कौन सी ऐसी जो है वो है जो ब्यूरोक्रेसी में जो है वो मैच कर रही है? एक ऐसी एजेंसी जो कि वाइड करती है स्कोप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, या ऐसी एजेंसी जो कि मजबूत बनाए स्ट्रक्चर फेडरलिज्म का, एक ऐसी एजेंसी जो फैसिलिटेट करे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, या ऐसी एजेंसी जो इंप्लीमेंट करे पब्लिक पॉलिसी। तो आप देख रहे हैं आजकल ब्यूरोक्रेट्स 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 के बड़ा ही चल रहा है। तो ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या है भाई? ऐसा तो है नहीं डेमोक्रेसी की बात वो करते हैं आके, या फेडरलिज्म की बात करते हैं आके, या इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं आके। यहाँ क्या है कि भाई पॉलिसी को ही इंप्लीमेंट करने के लिए तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना। तो फिर ये काफी इजी क्वेश्चन था, जिनके लिए टफ था उनके लिए यही कि भी आप यहाँ जानिए कि ब्यूरोक्रेट्स एक, देखिए बहुत सारे ऐसे आंसर्स होते हैं जो आप यूपीएससी में जब आप देते हो ना उसको, तो यूपीएससी किसी भी जगह पे देते हो ना, तो जरूरी नहीं होता कि उसके लिए आपने पढ़ाई करी हो। कभी कभी आप फेसबुक चलाते हुए, कभी कभी आप इंटरनेट यूज करते हुए, कोई भी वीडियो देखते हुए, कोई भी जो साल भर में इतने मसले होते हैं उनको सुनते हुए ही समझ सकते हो कि ये कहाँ पे फिट बैठ सकता है। तो उससे आप क्लोजेस्ट गेस कर सकते हो सकता है आपका आंसर सही भी हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये क्या है प्रियम्बल? तो प्रियम्बल के चैप्टर में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने देखा था ना केशव नंदा भारती केस में क्या हुआ था कि भाई इसको मान लिया गया था कि पार्ट है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, पार्ट होगा बट कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नॉट अ पार्ट से मतलब नहीं है, एक पार्ट होके हैज द सेम लीगल इफेक्ट से मतलब नहीं है। पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का बट इसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया गया था प्रियम्बल के चैप्टर से, तो इसमें कोई इधर उधर क्वेश्चन समझने की बात ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गोल्ड ट्रेंच रिजर्व ट्रेंच क्या होता है? तब देखिए जिनको ये न्यूज पढ़ा होगा, करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो उनके लिए काफी इजी क्वेश्चन है कि क्रेडिट सिस्टम है जो कि ग्रांट करा गया है आईएमएफ, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा अपने मेंबर्स को। लेकिन जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा था तो कोई ऐसा जरूरी नहीं था, बाकी सारे अच्छे क्वेश्चन थे, आप उन्हें उठा सकते थे। नेक्स्ट है 18th वाला। 18 कहता है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
क्या चीज इसमें से करेक्ट है पार्ट 4 के अंदर? तो अब पार्ट 4 क्या होता है ना, दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, पहली बात, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, दूसरी बात, और तीसरी बात, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। तो सबसे पहले आप जानोगे पार्ट 4 क्या है भाई? पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब ये समझोगे कैसे? ये समझोगे कैसे कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसके अंदर? तो हमने 4A याद है, 4A हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा था, और पार्ट 3 था वो हमसे कहता था भाई फंडामेंटल राइट्स, है ना? तो अब बीच में एक 4 बच रहा था, तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में एक ही चैप्टर तो था, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये भी पढ़ा था, ये जो डीपीएसपी होता है, ये कोई स्टेट इसको जो है वो कोई इंप्लीमेंट नहीं करती जबरदस्ती, है ना? इसको हाँ गाइडलाइंस है कि आप अगर अपने लॉज बनाते वक्त इसको आप यूज करोगे तो और वेलफेयर स्टेट बनेगी। तो इस वजह से ये इन्फोर्सेबल तो कोर्ट के द्वारा वैसे ही नहीं है। तो पहला आपने जैसे ही एलिमिनेट करा, पहला एलिमिनेट करते ही यहाँ पे आपका एक ऑप्शन और एक ऑप्शन ये दूसरा चला गया। अब आपके पास बचा बी और डी। अब बी और डी कैसे? 2 ओनली या 2 and 3? तो 2 ओनली क्या कहता है? दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो भाई ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल। अब तीसरा वाला ऑप्शन समझिए, प्रिंसिपल लेड डाउन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने डीपीएसपी में पढ़ा ही था। तो इसलिए 2 और 3 यहाँ पे उठा लेंगे और ऑप्शन डी को सही मार्क कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, पार्ट 1, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होगे, जो बंदा यहाँ पे फटाक से इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा ना, वो फटाक से तुरंत कह रहे हो हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 महीने के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और 6 महीने के अंदर उनको जो है वो मेंबर बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, हाँ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक करी गई थी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, बस इतना बोल दिया। एलिजिबल वोट का मतलब 18 साल। 18 साल थोड़ी है, लोकसभा केस में 25 साल है, राज्यसभा केस में भी जो है वो 30 साल है। तो समझ गए ना भाई, 25 और 30 साल वाली बात तो इन्होंने कही ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एलिजिबिलिटी वोट बोल दिया। तो ये दिमाग लगाइए, ये तो ऐसे ही गलत हो जाता। तो 2 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं आपके पास, अब बचता बी और डी। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या था? अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। तो ये इसको समझ रहे हैं, इतने सारे जो है, इतने सारे गुंडागर्दी करने के बाद मिनिस्टर्स बन जाते हैं, तो इसका क्या सीन है? आपको लगता है कि 5 साल के जेल रहने के बाद कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता है? आप आसपास ही देख लो, इतने सारे आपको ऑप्शंस, जो है आपका आंसर आपके दिमाग में मिल जाएगा। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है और इसी के साथ आंसर आ जाता है डी, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सम्मन कर सकते हैं सेशन को पार्लियामेंट के हर एक प्लेस पे, जैसा कि उनको लगे वैसा कि ये सम्मन कर सकते हैं। दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, एक साल में 3 सेशन कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। भाई हमने सुना था ना कि हमारा आपका जो है वो 3 सेशन तो आ ही जाएंगे यहाँ पे पार्लियामेंट के, है ना? तो अगर 3 सेशन होते हैं यहाँ पे, तो एक बजट सेशन होता है, आपको बता दें, एक आपका मॉनसून सेशन होता है, एक आपका विंटर सेशन होता है। तो तीनों ही सेशन अगर होंगे तो होने तो है ही, है ना? मैंडेटरी कैसे नहीं है? तो ऑप्शन 2 तो ऐसे ही हटा दो। जब 2 हटा दोगे तो 2 यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, अब बचेंगे 2। तो पहला तो हमको पता है कि भाई सही है ही है, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे, तो पहला तो आ ही रहा है, चाहे ओनली 1 ले लो चाहे 3 ले लो, पहला तो सही है ही है। उसके बाद तीसरा कहता है नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्यों बेसिक क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ। तो हाँ भाई, ये बात तो एकदम सही है, कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है कितने दिन में मिलना ही चाहिए, इतने दिन में मिलना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये है कि भाई साल में 6 महीने से ज्यादा गैप ना हो, 2 बार तो मिले ही मिले, लेकिन यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डेज के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये बात भी सही कहती है, इसलिए इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, दैट इज 1 and 3 ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री के बड़े क्वेश्चंस आ गए थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा, खैर मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करा दिया था, और जिन्होंने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी हल्के में लिया था ना, उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी हो गई थी कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स। पहला औरंग, औरंग कौन था? इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। दूसरा था बेनियन को कहा गया है इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी, और मीर सिदार को बोला गया है डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 3 है, मतलब यही करेक्ट है कि बेनियन जो है वो इंडियन एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और जो मीर सिदार थे वो थे डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्थल विहार स्थविरा वदिन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। दूसरा कहता है ऑप्शन लोक तत्व वदिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तीसरा स्टेटमेंट कहता है दैट डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा बाय महासंघिकास फोस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज 2 and 3 कि लोक वदितिन, ये जो है यहाँ पे जो सेक्शन है, ये सेक्ट जो है ये दूसरा ये ऑफशूट है एक महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म में तो ऐसे टफ क्वेश्चन पूछे इस बार, ये बंदा बुद्धिज्म में जो है वो पूरा अपना मास्टर्स करके जाएगा तभी ये निकालेगा। ऐसे मतलब तुरंत ही आप लौटोगे तो बुद्धा बन के लौटोगे, इतने क्वेश्चन खतरनाक दे दिए थे बुद्धिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी पे क्या इंपैक्ट पड़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर? तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान आया था, पहला ही ऑप्शन ऐसे आप पढ़ोगे ना आप तुरंत ही मार्क कर दोगे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रून्ड। हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। देखिए बी ऑप्शन मशीन वर इंट्रोड्यूस, कौन सी मशीन आई? कोई मशीन नहीं आई। तीसरी बात है कि रेलवे लाइंस वर लेट, तो रेलवे लाइंस स्टार्टिंग में अभी थोड़ी ना आई थी, वरना सारे के सारे नेशनलिस्ट पूरे इंडिया में ना घूमने लग जाते पहले, तो अभी तो आए नहीं थे। और हैवी ड्यूटीज वो लगाएंगे, ये अपने इंपोर्ट्स पे तो लगाएंगे नहीं, इंपोर्ट्स पे क्या था कि ड्यूटीज हटाई दी गई थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ये बहुत ईजी था और ये ही सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन कहता है कि राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोज, तो भोज किंग के अंदर प्रतिहारा, मतलब यहाँ पे आपको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कब कैसे हुआ। दूसरा बोलता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन 1। तीसरा कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंतका। फिर उसके बाद चौथा बोलता है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। तो ये कब कब कैसे कैसे होता गया है जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। सबसे पहले क्या हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था पल्लवा पावर का महेंद्र वर्मन 1 के अंदर। फिर उसके बाद पाला डायनेस्टी गोपाला जी ने यहाँ पे जो है फाउंड करी। उसके बाद फिर ये प्रतिहाराज बढ़ गए किंग भोज के अंदर, और आखिरी में चौथे नंबर पे जो है वो तीसरा ऑप्शन था ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय द परंतका 1। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी। तो अब हुंडी चेक, हुंडी से आप याद कर लो पोस्ट हर्षा पीरियड के बाद हुंडी क्या थी। आज भी हम हुंडी चेक, हुंडी का काफी यूज करते हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी है, बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विद रेफरेंस टू द बुक देशर कथा, जो कि संक्रामन गणेश द्योष्कर के द्वारा लिखी गई थी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे जानते हैं। तो पहला, इसने वार्न किया था अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइपोलिटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। दूसरा स्टेटमेंट था इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स। तीसरा था द यूज ऑफ देश बाय द्योस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या है देशर कथा, तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ा जा सकता था ये क्वेश्चन। इसमें अगर देखिए बंगाल से तो कोई ऐसा मतलब था नहीं। हाँ भाई उस समय की बात है तो इसने जरूर कॉलोनियल स्टेट हाइपोनेटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड भाई इसके लिए वार्न करा था। दूसरा भी ऑप्शन सही है, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहता है, 1 and 2। उसके 27 की तरफ बढ़ते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी इरविन का जो पैक्ट हुआ था उसमें क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड थी। पहला, इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सबसे पहली बात तो यही कह रहे हैं कि हाँ चलो इन्विटेशन है। उसके बाद क्या है कि
विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो भाई ये तो बात हुई गई थी कि भैया ये जो तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइम में जो भी तुमने ऑर्डिनेंसेस लेकर आए हो भाई उसको विड्रॉ करो। तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। तो भाई ये चीज तो हुई नहीं थी इसके अंदर, ये चीज तो हुई नहीं थी। अब इसी के साथ आप समझ लोगे तो 1 सही है 2 सही है, तो 1 और 2 के साथ सिर्फ 4 वाला ऑप्शन है, तो आप बी तो पहले ही मार्क कर दो। हाँ, चौथा ऑप्शन पर जरूर हो, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। ठीक है, तभी तो यहीं पे तो गड़बड़ हो गया था ना, किसको किसको फांसी दे दी गई थी इनके चक्कर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं 28th क्वेश्चन की। तो विथल विध्वंसक ये पहली मंथली जनरल थी जो कि अनटचेबल लोगों के लिए करी गई थी, है ना, टारगेट ऑडियंस के द्वारा एज इट्स टारगेट, मतलब अनटचेबल्स को टारगेट करके यहाँ पे उनके लिए रिलीज करी गई थी। तो क्या है, किसने करी थी ये? देखिए, हमने भीमराव राम जी अम्बेडकर के उसमें तो कुछ सुना नहीं ऐसी कोई नाम, जब भी हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना। मैं आपको एक बता रही हूँ आंसर, तो मैं आपको बता ही दूंगी। मोहनदास करमचंद गांधी ने ऐसा कुछ करा ही नहीं था। ज्योतिबा फूले की बुक ये थी नहीं, है ना, अगर आपने इसको गौर से पढ़ा ही होगा। तो ये आते हैं गोपाल बाबा वालंकर। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हट रहे थे। अब इन दोनों ऑप्शन में आपको अपना एलिमिनेशन राउंड लगाना था कि इनकी बुक जो है वो एक लाइन की थी, जो भी आप ऐसे रिमाइंड करते। गोपाल बाबा वालंकर जी ने विथल विध्वंसक को लिखा था, ये मतलब ये पहली जो थी ये पब्लिश करी गई थी इनके द्वारा। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल कुलव्याप और द्रोणव्याप का डिनोट करते हैं। कुलव्याप और द्रोणव्याप क्या है? मेजरमेंट्स है लैंड के लिए, कॉइन्स हैं डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू के, तो कॉइन्स तो हमने कभी सुने ही नहीं है। क्लासिफिकेशन अर्बन लैंड, अर्बन कहां से आ गई बीच में, ठीक है, और रिलीजियस रिचुअल्स। तो अगर अब आप इसमें और इसमें देखो तो कुल कुल के कुलपति, ऐसे आप अगर आप अंदाजा लगाओगे भाई, थोड़ा बहुत सोचोगे तो कुल की बात हो रही है, अरे कितने कुल से हैं, क्या है क्या नहीं, तो लैंड का मेजरमेंट जरूर होता होगा। ठीक है, खैर ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ लैंड। 30th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज द सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन का और अशोका का ये तो बहुत ही गहरा नाता है ना। तो लिखा क्या है कि whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying the own sect, he rather injures his सेक्ट वेरी सीवियरली। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शंस की खुदाई का और अशोका को अलग ही नाता है, ये अशोका के द्वारा लिखा गया था। और बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ पारामितास। ये मैंने बताया ना, ये और बुद्धिज्म का इतना प्यारा इन लोगों ने तालमेल बैठा दिया था इस बार पेपर में कि बस बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है परफेक्शंस whose attainment led to the bodhisattva path। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। ये रखमाबाई का केस जो है ना, ये बच्चों थोड़ा इंटरनेट ही नॉलेज थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कह लो, बस बहुत ही चला था उस समय रखमाबाई का केस। अभी कुछ वक्त पहले इनके नाम पे मूवी भी आई थी, उसको लेके काफी ज्यादा चला था। तो मसला क्या हुआ था कि भाई इनकी शादी करा दी गई बचपन में। अब बचपन में शादी करा दी गई, बड़ी हुई, इन्होंने कहा हमें शादी नहीं करनी है। उस समय इतना था नहीं, है ना, शायद मेरे ख्याल में पहला डिवोर्स ही था ये पूरे भारत का, हमारे शायद ऐसा कुछ था। तो भाई इन्होंने कहा कि हमें तो भाई पढ़ना है, लिखना है, डॉक्टर बनना है। खैर कोर्ट में इन्होंने डिवोर्स फाइल करा, तो कोर्ट ने यहाँ वाले मना कर दिया, नहीं हम आपको डिवोर्स नहीं देंगे, तो भाई उस समय पुरुष प्रधान देश। तो इन्होंने सीधा क्वीन विक्टोरिया को ही लेटर लिखा, उनसे दरख्वास्त करी कि भाई आपके राज में एक महिला होके मैं क्या पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती। उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को बदल दिया और फिर ये गई, फिर ये आई यहाँ पे, फिर डॉक्टरी इन्होंने करी काफी 50 साल तक। तो ये रहा इनका केस। तो इनके सीन क्या था, इनका मतलब मेन क्या था कि भाई इन्हें एज ऑफ कंसेंट बढ़वाने के लिए सारी की सारी बात हुई थी, है ना। तो एज ऑफ कंसेंट और यहाँ पे री इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, मैरिटल राइट्स वगैरह की बात थी, तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को करेक्ट माना जाता है। ये तो खैर इतना नहीं पता था आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग ही आया था ये। 33rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन काफी इजी था, हम हमेशा से क्या पढ़ रहे हैं कि इंडिगो यहाँ पे क्यों कम हो गया था, इतना बवाल क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि बाहर जो है वो सिंथेटिक आ गया था, डाई वगैरह आ गई थी और इसकी वजह से इंडिगो की डिमांड हो गई थी कम। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन था बी वाला, द अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा। देखिए बहुत टाइम तक ये चल नहीं पाया था, लेकिन वेलेस्ली ने इस कॉलेज को इस्टेब्लिश करा था क्योंकि चाहते थे कि ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करें, है ना, बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इंडिया में ऐसा करें। तो ऑप्शन 4 वाज द करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पे। उसके बाद विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया
उल गुलान और द ग्रेट तुमुल्त, ये किसका डिस्क्रिप्शन है, किस इवेंट का डिस्क्रिप्शन है? तो ये है बिरसा मुंडा रिवोल्ट, जो कि 1899 से 1900 चला था। आप याद है आपको, बिरसा मुंडा काफी पॉपुलर रिवोल्ट था, हमने सारे रिवोल्ट्स में डिस्कस करा है इसको। उससे उल गुलान या फिर ग्रेट तुमुल्त रिलेटेड है। फिर बात करते हैं विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एशियन इंडिया, स्टेटमेंट बताइए पनिनी, पनिनी किससे एसोसिएटेड है? पनिनी इज एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र शुंगा। देखिए पुष्यमित्र शुंगा की तो यहाँ बात ही नहीं है, तो हर्षवर्धन हराया, ये करा वो करा, अलग की बात है। पनिनी थ्रो लाइज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एशियन हिस्ट्री में, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा होगा कि ये पनिनी कहीं नंदा के पीरियड के टाइम की बात हो रही है, ये पुष्यमित्र शुंगा की तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो पनिनी वाला ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दो। फिर अमर सिम्हा, ये हर्षवर्धन से जो है वो एसोसिएटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के ही कोल्ड के थे। और कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य बोल रही हूँ, चंद्रगुप्त गुप्ता है, ये चंद्रगुप्त की बात हो रही है, मौर्य की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन बचता है कालिदास एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू, हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन ये। कालिदास तो आप जानते हैं रत्नों में आ रहे थे, तो ये यहाँ पे चंद्रगुप्त टू के अंदर है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। 37 कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या है? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर अगर आपने वर्ल्ड में सुना होगा ना तो आपके लिए बड़ा इजी होगा, क्योंकि भी देखिए डीएनए का बड़ा ज्यादा चल रहा था ना, कई सारी मैगजीन्स में हर जगह पे डीएनए के बारे में काफी बात हुई है, जीन्स के बारे में काफी बात हुई है, और ये प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना। अब देखिए अगर आप इसको इस तरह से लगाओगे, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप सीधे सीधे डी मार्क कर दोगे कि प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन द ऑफस्प्रिंग। अब अगर आप क्लोजेस्ट गेस करो तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन वेट्रो बाय डोनर स्पर्म्स, तो इससे क्या मतलब है ना, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात है। अगर आप नाम से भी समझो तो न्यूक्लियर ट्रांसफर, कुछ ऐसी बीमारी हो रही होगी ना जिसको हम हटा रहे हैं, है ना, न्यूक्लियर ट्रांसफर कर रहे हैं कि ताकि हमें जो है वो बीमारी ना हो। तो ये अगर आप मिलाओगे, अगर आप अपने आसपास की नॉलेज से थोड़ा सा उठा के सामान देखोगे तो ये आप एलिमिनेट करोगे। दूसरा जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म, तो मॉडिफिकेशन तो इंडिया में ऐसे भी नहीं है कि भाई आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आप हाँ एडिट कर सकते हो। तीसरा का डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोस, नहीं ये भी नहीं है। स्टेम सेल्स क्यों बना दोगे भैया, न्यूक्लियर की बात हो रही है यहाँ पे, तो है ना। ये हो सकता है कि प्रिवेंशन, यहाँ पे डिजीजेस को ऑफस्प्रिंग में ना आने के लिए एक काफी पॉपुलर चीज चल भी रही थी। वर्ड सुना होगा तो बहुत इजी है, वर्ड नहीं सुना होगा तो ऐसे आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो? ये बड़ा आसान क्वेश्चन लगेगा, क्यों? देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आप कम कर सकते हो भाई, अगर फटाफट एआई तो फटाफट काम कर देते हैं, रोबोट 4 लग दो तो फटाफट काम करके कंजम्पशन कम होगा, बिजली खुली नहीं रह जाएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दूसरा मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स क्यों नहीं बना पाते, बनाते हैं। डिजीज डायग्नोसिस तो आजकल देखते ही हैं आप, मोस्टली जगह पे जो है डिजीज का डायग्नोसिस जो है रोबोट ही करने लग गए हैं। टेक्स्ट टू स्पीच तो आप हर जगह देख लो, टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट करना। और भाई जब 1 2 3 4 ही सही है तो 1 2 3 4 ही सही है तो क्यों 5 नहीं सही होगा भाई? वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब कुछ सही है यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू 39 क्वेश्चन विच सेज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जो कहता है विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, वीएलसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करती है, वेवलेंथ का यूज करती है 375 से 780 nm। तो देखिए यहाँ पे बात समझिए, अगर आपको नहीं आता था ये आंसर तो कोई बात नहीं, अगर शॉर्ट पता था तभी यहाँ पे सीधे थी, और करेक्ट ऑप्शन इसका था सी 1 3 एंड 4। तो पहला ये सही बात है 375 टू 780। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो था VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन था, ये आंसर नहीं है। तीसरा है VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वाला हिसाब किताब है तो भाई ब्लूटूथ से तो ज्यादा ही होगा, तो तीसरा भी सही था। तो तीसरे के साथ अगर आप करने की कोशिश करते तो आप फिर एक एलिमिनेट करते, फिर आप 1 2 3 आपके पास रहते, फिर VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। तो भाई अगर आपको ये ऑप्शन सही से पता था ना तभी आप ये आंसर दे सकते थे, अदरवाइज इसको थोड़ा सा देना आपके लिए ट्रिकी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ा बिटकॉइन के बाद से तो बड़ा ही पॉपुलर हो गई है ये क्या है? पब्लिक लेजर है कि हर एक इंसान स्प्लिट कर सकता है बट कोई सिंगल यूजर कंट्रोल नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना भैया, हम क्या देखते हैं ब्लॉकचेन्स बनी रहती हैं कि हम समझ सकते हैं लेकिन क्या होगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, सिंगल यूजर नहीं कंट्रोल कर सकता इसको, है ना, यही तो हम हमेशा पढ़ते हैं ब्लॉकचेन में।
तो ये तो करेक्ट था। अब इसके साथ आपके पास ऑप्शन बचते थे 3, एक तो एलिमिनेट हो गया, बचे 3। अब दूसरा पढ़िए, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। तो ओनली वाला तो कुछ होता ही नहीं है, ओनली तो होता ही नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट क्रिप्टो करेंसी जरूर है। तो 2 के साथ अब आपके पास क्या बचा, एक ये आपने एलिमिनेट कर दिया, और भाई अब आपके पास 1 ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा। अब तीसरा पढ़िए, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। अब विदाउट कोई चीज नहीं हो सकती, अगर किसी की परमिशन के बिना कोई काम होगा तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा ना, कोई किसी का फायदा उठा लेगा। तो विदाउट वाला सीन तो ऐसे भी नहीं हो सकता, इसी से ऑप्शन 3 भी गलत है। तो ओनली 1 इज द ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स आजकल बड़े फेमस रहे हैं ना, तो इसमें स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, बताइए। अच्छा, पहला कहता है दे कैन बी यूज एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो आजकल आप ये सुन रहे थे कि भाई कार्बन नैनो ट्यूब्स काफी हेल्प कर रहे हैं, और ये काफी हेल्प कर सकते हैं कैरियर के तौर पे, है ना, दवाई वगैरह को आप ह्यूमन बॉडी में पहुंचाने तक। दूसरा कहता है कि भाई दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कहता है दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर। अगर आपको ये नहीं भी पता था तब भी आप रुक जाते और चौथे की तरफ बढ़ते। चौथा कहता है कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। ऑब्वियसली बात है, शरीर में जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे, बहुत चांसेस कम होते हैं कि भाई ना होते। ठीक है, तो ये भी सही है। अब 1 2 4 अगर आपको सही लग रहा था तो 1 2 4 तो यहाँ पे ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए तीसरा तो अपने आप ही सही होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। मैं आपको एलिमिनेशन भी बताते चलती हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हो इसका। फिर 42nd क्वेश्चन कहता है कि स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड, है ना, कि ये जो है ये ड्रोन है, यहाँ क्वेश्चन मेन कहना क्या जाता है कि ये ड्रोन का यूज करके, ड्रोन होता है ना, उसका यूज करके क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो पहला, हाँ भाई ये तो आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनको ऊपर से डाल सकते हैं क्रॉप फील्ड में ड्रोन्स के थ्रू, है ना, आपको फार्मर्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो क्रेटर्स हैं एक्टिव वॉल्केनो के, देखिए वॉल्केनो ये होता है ना, वॉल्केनो के यहाँ का हिस्से को क्रेटर्स बोलते हैं। तो अब आदमी चढ़ के जाएगा नहीं इसके ऊपर, क्या करना हो रहा है कि भाई ड्रोन से गए और ड्रोन ने उसके अच्छे से उसको समझ लिया क्या है क्या नहीं। तो 1 और 2 तो एकदम सही है। तो 1 और 2 सही है, तो इसके साथ आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब तीसरा वाला पढ़ते हैं, कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग व्हेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ड्रोन का यूज करके हम ये सैंपल्स भी ले सकते हैं, डीएनए एनालिसिस के लिए व्हेल्स है। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब 43rd बोलता है द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ एन ए। ये थोड़ा सा आप घबरा जाते देखकर, लेकिन देखिए एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स वन बिटवीन द क्राफ्ट द एक्सपेरिमेंट इज क्वेश्चन रिफर्ड टू। देखिए यहाँ पे आप ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, इजी था, बट इन दोनों में अगर आपको ऑप्शन नहीं पता था तो कोई बात नहीं, आप छोड़ देते, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया करिए जब आपको लगे कि नहीं ये मुझे आते ही नहीं है। खैर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इवॉल्व लीसा। लीसा की टेक्नोलॉजी की बात है यहाँ पे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं कि जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स फॉर अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। पहली बात ये है ना। दूसरी बात है ना, जेनेटिक चेंजेस आप कर सकते हो किसी भी सेल के अंदर जिसकी वजह से एग्स और या स्पर्म्स वगैरह किसी पेरेंट्स के वो जेनेटिक चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात कि पर्सन का जीनोम जो है वो एडिट करा जा सकता है बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात, ह्यूमन इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। ठीक है, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 45 इधर देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोनिकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया। देखिए ये पहला ऑप्शन कहता है ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव होती है अगेंस्ट निमोनिया, तो न्यूमोनिकल लग रहा है तो निमोनिया के अगेंस्ट तो होंगी, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और पहले के साथ आपके 3 ऑप्शन बचे, ए, बी और डी। दूसरा देखिए क्या कहता है, डिपेंडेंस ऑन एंटीबॉडीज दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। ठीक है, सही बात है, अगर ऐसी वैक्सीन लेकर आ जाओगे तो जो एंटीबॉडीज के ऊपर जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, भाई एक ही चीज को अगर आप कई दवाइयां आप दे रहे हो तो होता क्या है कि बैक्टीरिया अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेता है इस दवाई के खिलाफ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप दवाई देते रहो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे केस में ऐसी वैक्सीन हेल्प करेंगी। बिल्कुल सही जवाब दूसरा वाला। इसी के साथ अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, बी और डी। तीसरा पढ़ते हैं, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट। तो भाई ऐसा तो होता ही नहीं है ना कभी साइड इफेक्ट के बिना कोई काम हो जाए, तो साइड इफेक्ट तो जरूर होता है, इसलिए ऐसा तो
नहीं होगा, और ए और बी यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी का ऑप्शन है 1 और 2। यहाँ पे 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल बड़ा ही चल रहा था, बड़ी बात होती थी इसके लेके, क्योंकि हमारी डिजिटल सिक्योरिटी को लेके काफी बात हो रही थी। इसका जो ऑप्शन है वो है ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। 47 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जनरल डिफरेंस जो आपका प्लांट और एनिमल सेल को लेके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, छोटे बच्चों वाला क्लास 8 का क्वेश्चन था ये। और मुझे ये भी पता है कि बच्चे सिर्फ इसमें कंफ्यूज हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 भाई सेल वॉल प्लांट में होती है, एनिमल में होती नहीं है, और प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती नहीं है, ये हमको पता ही है, एनिमल सेल में होती है। लेकिन ये बात आ गई थी ना, प्लांट सेल के पास एक बड़ा वैक्यूल होता है, वाइल एनिमल सेल के पास कई सारे छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, जिनका सही हुआ उनके लिए बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ तो हो सकता है इसी वजह से कंफ्यूजन हो। तो 47 यहाँ पे हमने बात करी, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी है, 1 एंड द 3। आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा जल्दी में आपको यहाँ एक चीज गलत बता दी। 1 सेकेंड। हाँ, ये इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट। तो बिल्कुल सही बात है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। दूसरी बात, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू, ऐसा नहीं है, प्लांट सेल में भी होती है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल, बिल्कुल सही बात है, व्हाइल एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 गलत हो जाता है, और ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, मैंने तो भी ज्ञान दे दिया हो, है ना, जल्दी में पढ़ाते पढ़ाते। खैर, 48 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फॉलोइंग आर द रीजंस और फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। क्या रीजन है बेंजीन पोल्यूशन के एक्सपोजर के? तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, या फिर यूजिंग varnished wooden furniture using products made of polyurethane। तो यहाँ पे क्या है, आइए चेक करते हैं। 1 2 एंड 3, या 2 एंड 4, 1 3 एंड 4, या 1 2 3 4 5। तो ये बात देखिए बिल्कुल सही है, सारे ही ऑप्शन सही हैं। कि क्या इसमें से रीजंस हैं कि अगर आप बेंजीन पोल्यूशन से जो है यहाँ पे एक्सपोजर होता है, तो ये सारी ही चीजें इसके अंदर आती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस। अगर कोई दूसरी फिर से अगर कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होती है आसपास, तो मतलब आने वाले वक्त में, तो क्या इनमें से पॉलिसीज रहेंगी जो हमारी इंडिया को बचाएंगी? पहला, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, बिल्कुल सही बात है, ये तो आप ऐसे उठा लो कि यहाँ डिपेंड नहीं करना है शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग से, नहीं तो दिक्कत इंडिया को होगी। दूसरी बात, ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स, तो फॉरेन बैंक खोल दोगे तो यहाँ पे भी दिक्कत कम हो सकती है। तीसरी बात, भाई वहां की आप लेते रहोगे करेंसीज। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कंवर्टिबिलिटी, फुल कन्वर्टिबिलिटी तो गलत है, फुल कन्वर्टिबिलिटी में तो लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1 और 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट इन योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, क्या इफेक्ट आएगा? तो भैया देखो, डीडी जानते हो, डीडी का चेक लगता है तो आपके अकाउंट से निकला दूसरे अकाउंट में लग गया, तो उस समय इमीडिएट इफेक्ट कुछ नहीं है, अनचेंज है, तो इसलिए अनचेंज ऑप्शन है। तो बस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अभी पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊंगी, बाकी कहीं में जो फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदर थिंग्स आर कि अगर कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको कुछ गलत समझा दिया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और क्या पता जल्दी में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।